लेक्चरर हिस्ट्री की क्लास में आपका स्वागत है। जल्दी से जुड़ जाइए आप लोग। तो इस हिस्ट्री की जो क्लास है, इसमें जितने क्लास अभी तक हुई हैं उससे संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक जो क्वेश्चन हैं उस पर हम डिस्कस करेंगे। बहुत 40 क्वेश्चन लेकर आया हूं मैं। अभी तक आप लोगों ने स्क्रीनिंग में हिस्ट्री को पढ़ा था, लेकिन ये आपकी हिस्ट्री ऑप्शनल सब्जेक्ट की क्लास है, तो इसमें किस तरीके के क्वेश्चन आ रहे हैं। वैसे तो मैंने पहले भी 1-2 टेस्ट सीरीज डाली है, कुछ स्पेशली आज वही पेपर लेके आया हूं, तो बहुत ही सावधानी के साथ आपको आंसर देने हैं, बहुत ही सावधानी के साथ आंसर देने हैं। और एक कॉपी पेन भी उठा लीजिए, देखते रहिए कि कितने क्वेश्चन आपके सही होते हैं और कितने गलत होते हैं। निम्नलिखित में से किस स्थान पर मध्य पाषाण काल मीजोलिथिक एज में पशुपालन के प्रमाण मिले हैं, यानी एनिमल हस्बेंड्री। देखिए, एनिमल हस्बेंड्री की प्रॉपर शुरुआत तो नवपाषाण काल में होती है, खूब प्रचलन हुआ, लेकिन मध्य पाषाण काल जो है उसमें भी साक्ष्य मिले हैं। तो यहाँ पर औंधे, बोरी, बागोर और लखनिया 4 विकल्प यहाँ पर दिए गए हैं। क्या इसका राइट आंसर हो सकता है, ये आपको बताना है। दुर्गा सिंह, सोनिया जी, जितेंद्र, पुष्पा जोशी, कई लोग जुड़ भी चुके हैं क्लास में। और ये आपको पता ही है कि स्क्रीनिंग का पेपर अब नहीं होगा, अब सब्जेक्ट का पेपर होना है, तो इस पे आपको आंसर देना है। देखिए, यहाँ पर 1/4 की माइनस मार्किंग है और सब्जेक्ट का पेपर है। अगर कोई क्वेश्चन नहीं आता तो उसको आप छोड़ सकते हैं। ये टॉपिक अभी छूटा है, ये मैंने टॉपिक कराया भी नहीं, तो मैं बताना चाहूँगा वो 2 स्थान से मिले हैं। देखिए, एक आता है एमपी। एमपी में एक जगह का नाम है, एमपी का आदमगढ़, आदमगढ़। और राजस्थान का बागोर है, राजस्थान में बागोर। तो ये इसका आंसर होगा जहां से पशुपालन के साक्ष्य मिले। कई बार क्वेश्चन पूछता है कि हड्डी के बने औजार कहाँ से मिले हैं। हड्डी के बने औजार तो वो बिहार के चिरांद से मिले हैं। ठीक, अब यहाँ पर सिंधु सभ्यता संबंधित है, तो एक आता है प्रागैतिहासिक काल। प्रागैतिहासिक यानी इसको बोलते हैं हम प्री हिस्ट्री। एक होता है ऐतिहासिक काल, इसे बोलते हैं प्रोटो हिस्ट्री बोलते हैं। एक होता है हिस्टोरिकल एज और एक होता है उत्तर ऐतिहासिक। और उत्तर ऐतिहासिक जो ये 4 विकल्प दिए हैं, तो इसका आंसर क्या हो सकता है। बहुत ही सावधानी से काम करना है। दुर्गा सिंह, आप बी आंसर दे रहे हैं और पुष्पा जी आपका आंसर ए आ रहा है। और इसका जो आंसर है, देखिए इसका आंसर जो है मैं समझा भी देता हूं, इसका आंसर बी आएगा। प्रागैतिहासिक काल जो होता है, प्री हिस्ट्री का मतलब होता है जिसकी अपनी कोई स्क्रिप्ट यानी लिपि नहीं है, और वहां का इतिहास जानने के लिए हमें आर्कियोलॉजिकल एविडेंस यानी पुरातात्विक साक्ष्यों पर निर्भर रहना होता है, जैसे नवपाषाण काल। तो इसमें क्या आएगा, नवपाषाण काल। पाषाण काल, नवपाषाण काल, क्या पाषाण काल आएगा इसमें, पाषाण काल, ताम्र पाषाण काल, मध्य पाषाण काल। सब आत्यास काल का मतलब होता है जिसकी अपनी लिपि है, लिपि यानी स्क्रिप्ट तो है लेकिन नॉन रीड है, और वो क्या है, सिंधु सभ्यता। तो सिंधु सभ्यता किसमें आ रही है, इसका बी। देखिए, मैंने पढ़ा रखा है आपको ये। अब नेक्स्ट आगे की ओर बढ़ते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता के लिए मेसोपोटामियाई रिकॉर्डों में किस पद का प्रयोग किया गया है, किस पद का प्रयोग किया गया है। तो क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर क्या हो सकता है, 3। सोनिया जी का बी आ रहा है, सभी बिल्कुल राइट आंसर दे रहे हैं। दुर्गा सिंह, पुष्पा जोशी, बिल्कुल। देखिए, मैं आपको बताना चाहूंगा, ये जो मेसोपोटामिया यानी इराक, मेसोपोटामिया की जो सभ्यता है उसके साथ सिंधु सभ्यता के व्यापारिक संबंध थे, दोनों पैरेलल थी। तो वहां पर एक अक्काद वंश का शासक था सारगोन, उसका एक अभिलेख मिला है और उसमें 3 शब्दों का प्रयोग किया है, दिलमुन, तिलमुन, मगन और मेहलवा, है ना।
तो ये जो मेलवा शब्द है, मेलवा, ये सिंधु सभ्यता के लोगों को उन्होंने कहा है, सिंधु सभ्यता को। और यहीं पर एक क्वेश्चन और बता देना चाहूंगा, यानी सिंधु सभ्यता को मेलवा कहते हैं। लेकिन इसके बाद जो वैदिक काल आता है और वैदिक काल के जो आर्य हैं, आर्यों ने सिंधु वासियों को, यानी सिंधु वासी जो हैं, इनके लिए हरियूपिया शब्द का प्रयोग किया है। हरियूपिया, उन्होंने हरियूपिया शब्द का प्रयोग, इस क्वेश्चन को भी डाल लीजिए। वस्त्रों के लिए कपास की खेती का आरंभ पहले किया गया। तो कपास की खेती का जो प्रयोग किया गया सबसे पहले वो कहां पर किया गया है? क्या जबरदस्त परफॉर्मेंस आपका है, वेरी नाइस। क्वेश्चन में वहां तक पहुंचा भी नहीं और आप लोगों ने आंसर दे दिया, लेकिन बहुत अच्छी बात है। लेकिन मोहम्मद बिन तुगलक का भी नाम सुना है, वो बहुत ही शिक्षित था, समय से आगे था। समय से आगे नहीं होना है, ठीक आंसर दे रहे हैं। देखिए, कपास की जो खेती सबसे पहले शुरू हुई थी वो भारत में हुई थी। और मैंने जब ये आपको पढ़ाया तो बताया भी होगा कि जो कपास है, कपास ये इंडिया का ओरिजिनल प्लांट है, ओरिजिनल प्लांट है इंडिया का, है ना। भारत में पहली बार खेती हुई। और कपास को ये जो यूनान के लोग थे, यूनान यानी ग्रीक के जो लोग हैं, ग्रीक के लोगों ने कपास को सिंडोन नाम दिया है, सिंडोन। तो इसे हम सिंडोन भी कहते हैं, सिंडोन भी कहते हैं। अब आगे की ओर बढ़िए। कौन सा ब्राह्मण ग्रंथ ऋग्वेद से संबंधित है? तो देखिए, वैदिक काल में देखते हैं जो 4 वेद हैं, उन चारों वेदों के अपने ब्राह्मण हैं। ब्राह्मण यानी ब्राह्मण से तात्पर्य वहां पर उन वेदों के अपने कुछ ग्रंथ हैं। तो ऋग्वेद का कौन कौन सा है? बहुत ही शानदार क्वेश्चन दिया गया है। इस क्वेश्चन में स्टूडेंट्स कई बार कंफ्यूज हो जाते हैं। कोई जल्दी नहीं है, हमें बहुत आराम से आपको करना है। क्वेश्चन नंबर 5, सोनिया जी, बहुत बेहतर परफॉर्मेंस आपका सोनिया जी। 5 का ए आप कह रहे हैं, ठीक, बताते रहिए, 1 मिनट होल्ड रखेंगे। हाँ जी, 5 का ए बिल्कुल। मैं आपको बताना चाहूंगा, ये जो ऋग्वेद है इसके 2 ब्राह्मण हैं, ऐत्रेय और कौशिकी। ऐत्रेय और एक नाम आता है कौशिकी। देखिए, मैंने पढ़ाया भी है, ठीक है। अब आता है यजुर्वेद, और यजुर्वेद के 2 होते हैं, तैत्तिरीय और शतपथ, ये 2 दिए हैं। अब आता है सामवेद, उसके भी 2 हैं, पंचविश और जैमिनी। और जो अथर्ववेद है उसका एक ही है, वो है गोपद। देखिए, निम्न में किस नदी को ऋग्वेद में मातेत्मा, देवीत्मा और नदीत्मा कहा गया है? छठे का आंसर आप लोगों ने बी दे दिया है, सरस्वती। बिल्कुल सही कह रहे हैं, सरस्वती। देखिए, आर्यों की सबसे पवित्र नदी थी, ये पवित्र नदी थी, इसलिए नदीत्मा भी कहते हैं। नदीत्मा का मतलब होता है नदियों की मां। अगर पूछता है कि सर्वाधिक बार किसका नाम आया है, सर्वाधिक, तो सिंधु नदी का सर्वाधिक बार नाम आया है, सर्वाधिक बार नाम। वितस्ता का मतलब झेलम होता है, झेलम, यानी ये वही नदी है, झेलम, जो सिकंदर और पोरस का युद्ध इसी नदी के तट पर हुआ था। ये जो उपनिषद हैं, उपनिषद की पुस्तकें किससे संबंधित हैं? क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7, उपनिषद पुस्तकें किससे संबंधित हैं? देखिए, सब कुछ मैंने आपको पढ़ाया है और मैं उम्मीद करूंगा कि आप बिल्कुल राइट आंसर देंगी। उपनिषद, ये वही उपनिषद हैं जिनकी रचना क्षत्रियों ने की थी, ठीक। उपनिषदों की रचना क्षत्रियों के द्वारा की गई। उपनिषदों का विषय क्या है? देखिए, ये जो वैदिक काल है, उत्तर वैदिक काल तक आते आते इस ब्राह्मण धर्म में कई कुरीतियों ने जन्म ले लिया था। वह ये आडंबर अंधविश्वास बढ़ गए थे, यज्ञ को बढ़ावा मिल रहा था,
और यज्ञों का खंडन करने के उद्देश्य से क्षत्रियों ने उपनिषदों की रचना की। और मुंडको उपनिषद में यह भी कह दिया कि यज्ञ तो एक टूटी हुई नौका है जो मनुष्य को भव्य सागर के पार नहीं उतार सकती। तो दर्शन इसका आंसर है, नो डाउट इसका आंसर दर्शन है। उपनिषदों का जो संबंध है ये दर्शन से है। नेक्स्ट, महावीर का प्रथम अनुयायी कौन बना था? महावीर, क्या त्रिशला है, यशोदा है, जमाली है या अनोज्या? हाँ, देखिए अनोज्या का मतलब महावीर स्वामी की जो पुत्री है प्रियदर्शना, उसे अनोज्या भी कहते हैं। त्रिशला इनकी माता का नाम है, यशोदा इनकी पत्नी का नाम है, और जमाली, देखिए जमाली महावीर स्वामी का भांजा है, भांजा और भांजे के साथ साथ इनका दामाद भी है, दामाद। ये पहला शिष्य है और ये पहला जैन भिक्षु भी है जिसने जैन धर्म में फूट डाली थी। पहला अनुयायी कौन था? ये अगर महिला अनुयायी की बात करते हैं, महिला, तो उसका नाम चंदना है। देखिए मैंने बताया भी था कि चंद प्रद्योत, अवंती नरेश चंद प्रद्योत की पुत्री चंदना इनकी पहली शिष्या बनी थी। अनात्मवाद का सिद्धांत किसने दिया है? क्या सांख्य दर्शन का है, या वेदांत का है, या बौद्ध धर्म का है, या जैन धर्म का है? अनात्मवाद का शाब्दिक अर्थ होता है जो आत्मा की सत्ता को स्वीकार नहीं करते, जो आत्मा की सत्ता को स्वीकार नहीं करते। देखिए इसका मतलब यह है कि आप लोगों ने अच्छे से रिवीजन नहीं किया। देखिए जैन धर्म की विशेषता यह है कि जैन धर्म जो होता है ये आत्मा की सत्ता को स्वीकार करता है, लेकिन बौद्ध धर्म की विशेषता यह है ये आत्मा की सत्ता को स्वीकार नहीं करता। अनात्मवादी हैं, पुनर्जन्मवादी तो हैं लेकिन अनात्मवादी हैं। आगे देखिए, कौन से शासक ने बौद्ध मत के विस्तार में योगदान नहीं दिया? 4 शासकों के नाम दिए गए हैं, इनमें कौन सा ऐसा है जिन्होंने बौद्ध धर्म के विस्तार में योगदान नहीं दिया? एक बात, बौद्ध मत के विस्तार में योगदान नहीं दिया। क्यों नहीं दिया? क्योंकि वो बौद्ध धर्म का फॉलोवर नहीं था। तो एक ही क्वेश्चन को उसकी जो भाषा दी गई है बहुत अच्छे से सोचना है, बहुत कूल होकर सोचना है और उसका आंसर देना है। बिल्कुल सही आंसर दे रहे हैं पुष्यमित्र सुंग। देखिए पुष्यमित्र सुंग, ये जो पुष्यमित्र सुंग है ये सुंग वंश का संस्थापक है और इसे ब्राह्मण धर्म का द्वितीय संस्थापक भी कहते हैं। इसने तो बौद्धों की हत्या की थी, बौद्ध स्तूपों को तोड़ा था। चंड प्रद्योत किस प्राचीन गणराज्य के राजा थे? चंड प्रद्योत, बातों बातों में मैंने अभी जिक्र भी कर दिया था और इशारा कर देता हूं। ये जो हर्यक वंश पढ़ते हैं उसमें जो शासक आता है पहला, जिसका नाम बिंबिसार है, बिंबिसार ने अपने राजवैद्य जीवक को चंड प्रद्योत की लाइलाज बीमारी के लिए भेजा था। तो क्या आंसर हो सकता है? देखिए ये जो चंड प्रद्योत है, चंड प्रद्योत एक अवंती राज्य है, अवंती के राजा चंड प्रद्योत के इलाज के लिए भेजा था। चंड प्रद्योत अवंती का है, अवंती 16 महाजनपदों में से एक होता था और इसकी जो राजधानी है, राजधानी अवंती की राजधानी उज्जैन है। उज्जैन, जब मौर्य साम्राज्य जो 5 प्रांतों में बटा था उसका भी एक प्रांत अवंती है और अवंती की राजधानी उज्जैन, वहां भी हमने देखी थी। लापरवाही बिल्कुल भी रत्ती भर नहीं करनी है। आगे की ओर बढ़ते हैं। राजा नंद का उल्लेख करने वाला अभिलेखीय प्रमाण क्या है? खारवेल का हाथी गुम्फा अभिलेख, खारवेल कलिंग का शासक था। रूमंदेई स्तंभलेख अशोक का है। रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख और धनदेव का अयोध्या अभिलेख जो हर्ष की जानकारी देता है। राजा नंद का उल्लेख, क्वेश्चन आपको पढ़ा रखा है, आपको आता है, लेकिन पता नहीं वहां तक पहुंच पाते हैं या नहीं। एक कहानी की सुनाता हूं।
देखिए नंदवंश के जो शासक थे, जैसे महापद्म नंद हैं, जिसने एक नहर खुदवाई थी सिंचाई के लिए, जिसे हम सर्वक्षेत्रांक भी कहते हैं। फिर घनानंद भी आता है। नंदवंश के शासक जैन धर्म को मानते थे। महापद्म नंद ने कलिंग पर आक्रमण करके वहां से एक जिन प्रतिमा कहां लाया था? पाटलिपुत्र लाया था। वो लाया था। अब देखिए पाटलिपुत्र। और ये जो खारवेल है, ये कहाँ का शासक है? ये कलिंग का शासक है मौर्य उत्तरकाल में, और ये भी जैन धर्म को मानता था। इसने पाटलिपुत्र पर आक्रमण किया था और पाटलिपुत्र से उस जिन प्रतिमा को पुनः कलिंग लाया था। तो इसका मतलब ये है कि खारवेल का हाथी गुम्फा अभिलेख नंदों की जानकारी देता है। ठीक। किस बौद्ध ग्रंथ में मौर्य शासक अशोक का विवरण है? यहां पर देखिए विनय पिटक, सुत पिटक, अभिधम पिटक, ये त्रिपिटक हो गए हैं। और एक नाम सुना होगा आपने, महावंश, दीपवंश, ये भी बौद्ध धर्म से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 13। अब सोनिया जी, आप इसका आंसर ए कह रहे हैं। बेटे ये जो ऑब्जेक्टिव एग्जाम क्वालिफाई किया जाता है ना, ये रटने से नहीं होता, इसके लिए लॉजिक लगाने होते हैं। आप क्या कर सकते हैं, ये जो मौर्य शासक अशोक है, आप जानते हैं अशोक, इसने थर्ड जो बौद्ध काउंसिल थी, है ना, बौद्ध संगति कराई थी, संगति पाटलिपुत्र में, और अध्यक्षता किसने की थी? मोगलीपुतिष्य ने। और उसमें अभिधम पिटक लिखा गया था, जो अशोक ने कराई थी। तो यही इसका आंसर होगा। देखिए मौर्य साम्राज्य के पेशावर के निकट उत्तर पश्चिम भाग में अशोक के शिलालेख थे। किस लिपि में बनाए गए थे? अब मैं आपको बताना चाहूंगा। ये जो ये जो पेपर बनाया गया है, बहुत ही शानदार पेपर बनाया गया है, बहुत ही शानदार। अब जिनका सब्जेक्ट हिस्ट्री है, इस पेपर को अच्छे से देखकर अंदाजा लगाइए कि पेपर का लेवल क्या होगा और कहां आप स्टैंड करते हैं, कितनी मेहनत की आपको फिलहाल जरूरत है। क्वेश्चन नंबर 14। अब मुझे एक बात बताओ दुर्गा सिंह, मैंने जब ये आपको पढ़ाया तो वहां एक डायग्राम बनाया था। देखिए अशोक के दो शिलालेख ऐसे हैं, एक का नाम लगमान है, लगमान, और एक का नाम सिरेकुना है, सिर एक कुना। बच्चों ये दोनों के दोनों जो हैं, ये अफगानिस्तान में हैं, और ये आर्मेइक और ग्रीक लिपि में है, आर्मेइक और ग्रीक लिपि में, अफगानिस्तान। पाकिस्तान में दो हैं यहाँ पर, एक का नाम शाहबाजगढ़ी है, शाहबाजगढ़ी मैंने बताया था आपको, और एक मानसेरा है, मानसेरा पाकिस्तान का हजारा डिस्ट्रिक्ट, ये पेशावर में है। ये दोनों किस में है? ये खरोष्टी में है, पेशावर के निकट। बाकी संपूर्ण भारत में जो दिए हैं वो ब्रह्मी लिपि में है, ये आपको ध्यान रखना है। तो आंसर क्या आ रहा है इसका? ए, खरोष्टी लिपि। कौन सा स्रोता मौर्यों के नगर प्रशासन का विस्तृत विवरण प्रस्तुत करता है? मौर्यों, देखिए मौर्यों की जानकारी के स्रोत बहुत हैं, लेकिन जब मैंने मौर्य प्रशासन की बात की थी तो मौर्य प्रशासन में क्या आता है? मौर्य प्रशासन की जानकारी केवल प्रशासन की तो मेगस्थनीज की इंडिका देती है, अशोक के अभिलेख देते हैं और कौटिल्य के अर्थशास्त्र। लेकिन ये जो नगर प्रशासन है, यहाँ पर ध्यान रखना है आपको, पेन छोटा कर लेता हूँ थोड़ा सा। नगर प्रशासन, नगर प्रशासन की जानकारी की बात करते हैं तो मेगस्थनीज की इंडिका में मिलती है। और मेगस्थनीज कहता है कि नगर का जो प्रशासन था, 30 सदस्यों का एक मंडल होता था, सदस्यों का एक मंडल। और ये जो मंडल था, मंडल ये 6 सदस्यों की एक कमेटी के द्वारा चलता था। 6 सदस्यों की एक कमेटी थी, 5×5=30। तो इसका आंसर क्या है? मेगस्थनीज। मेगस्थनीज जो आंसर वो कह रहा है, नगर प्रशासन की बात करते हैं तो मेगस्थनीज की इंडिका देती है। नेक्स्ट, मौर्य मंत्रिपरिषद में कौन राजस्व एकत्रित करने वाला अधिकारी था?
वारिक। तो टैक्स कलेक्ट कौन करता था? टैक्स कलेक्ट करने वाला कौन सा अधिकारी था? टैक्स टैक्स कलेक्ट करने वाला अधिकारी कौन था? तो ये आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 16। देखिए, अभी आपका हिस्ट्री का कोर्स चला है। एक बार कंप्लीट होने के बाद फिर मैं आपको कोर्स भी कराऊंगा। देखिए बच्चों, वैवाहिक तो हो ही नहीं सकता व्यवहारिक, क्योंकि मौर्य काल में जो दीवानी न्यायालय होते थे, दीवानी न्यायालय, उनके न्यायाधीश को हम क्या कहते थे? व्यवहारिक। जो फौजदारी न्यायालय होते थे उसके न्यायाधीश को प्रतिष्ठा कहते थे। मौर्य काल में मैंने एक पीडीएफ भी भेजी थी, आपको याद कीजिए। जो बाह्य किले थे उनकी सुरक्षा के लिए अंतपाल होता था और समाहर्ता का काम होता था टैक्स कलेक्ट करना। टैक्स कलेक्ट करता था, व्यापार से पण्याध्यक्ष करता था। 17। हाँ, बिल्कुल राइट आंसर दे रहे हैं। देखिए, सातवाहन वंश का जो संस्थापक था उसका नाम था सिमुक। इसके दो अन्य नाम भी बताए थे मैंने, सिमुक, सिसुक, सिंधुक। इन्हें हम दक्षिणाधिपति और आंध्र भ्रात्य भी कहते हैं। इनकी भाषा प्राकृत थी। ठीक, चलो आगे की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, भागवत धर्म का ज्ञात सर्वप्रथम अभिलेखीय साक्ष्य कौन सा है? सर्वप्रथम यानी इसका मतलब होता है कि जो भागवत धर्म है, जिसे वैष्णव धर्म भी कहते हैं, उससे संबंधित पहला अभिलेख कौन सा है? तो यहां पर आप कह रहे हैं सोनिया जी का आंसर सी आ रहा है और सी बिल्कुल सही है। बेशनगर अभिलेख है ना। तो बेशनगर अभिलेख किसका है? ये हेलियोडोरस का है। डोरस। इसकी कहानी सुना देता हूं, इसमें कई क्वेश्चन बनते हैं, बताया भी है मैंने। कहीं ना कहीं से क्वेश्चन वहीं से घूम के आता है। मेरा तो आईएएस हिस्ट्री ऑप्शनल रहा है। मैंने जितने भी मेंस लिखे हैं आईएएस के, वो हिस्ट्री, मेरे समय तो हिस्ट्री ऑप्शनल प्री में भी होता था और मेंस में तो अभी भी होता है, अब एक होता है। जब मेरे से वो क्वेश्चन गलत हुआ, मैंने फिर कैसे उसको एक पैराग्राफ में लिया। तो देखिए, शुंगों के 9वें शासक भागभद्र के शासन की 14वें वर्ष हिंद यमन शासक एंटियाल किड्स फर्स्ट ने हेलियोडोरस को अपना दूत बनाकर विदिशा भेजा, जहां उसने गरुड़ ध्वज की स्थापना की, जिसकी जानकारी वो बेसनगर अभिलेख में देता है, जो भागवत धर्म या वैष्णव धर्म से संबंधित पहला अभिलेख है। कभी ये पूछ लेगा बेसनगर अभिलेख किसका है, हेलियोडोरस को किसने भेजा था, शुंगों का कौन सा शासक था वो जब आया, भागभद्र था, कहां आया, विदिशा आया। अभिलेख कहां से विदिशा आया। अभिलेख का नाम बेशनगर है। तो ध्यान रखिए, पृथ्विया प्रथम वीर उपाधि किसकी थी? तो देखिए, ये जो समुद्रगुप्त है, इसे पृथ्विया प्रथम वीर भी कहते हैं। पृथ्विया प्रथम वीर, क्वेश्चन नंबर 19। तो ये याद रखना है आपको, बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 20। क्लास तो आपकी डेली चलती है, मैंने सोचा कि आज एक पेपर ले लेता हूं। तो सोनिया जी बिल्कुल सही आंसर आप दे रहे हैं, एरम। तो मैंने आपको बताया भी था, गुप्तों का एक शासक है भानुगुप्त, उसका 510 ईस्वी का एक एरन अभिलेख मिला है, जो सती प्रथा से संबंधित पहला है। एक्चुअली में क्या हुआ, उसका एक सेनापति था गोपराज, उसके दो पत्नियां थी, एक के पुत्र था और एक के नहीं था। वो गोपराज जो है एक युद्ध में मारा गया, तो जिस पत्नी के पुत्र नहीं था वो सती हो गई। नेक्स्ट, चीनी लेखक भारत का उल्लेख किस नाम से करते हैं? तो चीनियों की बात करें, जैसे चीनी यात्रियों में पहला फाइयान है,
जो 399 ईस्वी में चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के दरबार में आया। ऐसी एक यात्री है इत्सिंग, ऐसे एक यात्री है युआंगचांग, जिसे हुएनसांग भी कहते हैं। तो इन्होंने भारत को जो कहा है, ठीक कह रहे हैं, यिंतु, यिंतु नाम से संबोधित किया था, यिंतु इसका आंसर है। नेक्स्ट आगे की ओर बढ़ते हुए, किस राजवंश ने उत्तर भारत पर शासन नहीं किया? कौन सा राजवंश है जिसने नॉर्थ इंडिया पर शासन नहीं किया है? नॉर्थ इंडिया पर शासन नहीं किया। मैंने देखिए जब ये टॉपिक पढ़ाया तो मैंने डायग्राम बना बना के पढ़ाया, जैसे ज्योग्राफी पढ़ाते हैं। तो डायग्राम में देखिए गुप्तों की लोकेशन क्या थी, राजपूतों की, मौर्यों की और चालुक्यों की। चालुक्य आप आंसर दे रहे हैं, बिल्कुल सही आंसर है, चालुक्यों ने। वेंगी के चालुक्य, कल्याणी के चालुक्य, वातापी नाम सुना होगा, ये साउथ में है, राजपूत, मौर्य और गुप्त नॉर्थ में है। चोलों के अधीन ग्राम प्रशासन के बहुत से ब्यौरे जिन शिलालेखों में हैं वे कहाँ से मिले हैं? क्या तंजावुर, कांचीपुरम, उत्तर मेरू या उरैयूर? ये उत्तर, ये थोड़ा मिस्टेक हो गई, उत्तर मेरूर है ये, उत्तर मेरूर, उत्तर मेरूर। देखिए मैंने पढ़ाया भी था। तो एक तो संगमकालीन चोल हैं और एक चोल है। ये जो चोल हैं दूसरे वाले जो बाद में आते हैं 750 ईस्वी में, पहला शासक कौन आता है मैंने बताया था आपको, विजयालय, आदित्य फर्स्ट, प्रांतक फर्स्ट, राजाज फर्स्ट, राजेंद्र फर्स्ट, उनका सीक्वेंस है। तो देखिए मैंने बताया था कि इनके जो स्थानीय सुशासन की जानकारी, इनका एक शासक है प्रांतक फर्स्ट। प्रांतक फर्स्ट का उत्तर मेरूर अभिलेख मिला है जो 919 ईस्वी और एक 921 ईस्वी का है, और जिसमें स्थानीय स्वशासन में जो लोग चुनाव लड़ते हैं उनकी योग्यता को बताया गया है। तो उत्तर मेरूर, उत्तर मेरूर, उरैयूर नहीं, उरैयूर नहीं, है ना। देखिए प्रतिहार शासकों में किसकी उपाधि आदि वाराह थी? आदि वाराह। और इसकी एक विशेषता ये है कि त्रिकोणीय संघर्ष में जब इसका नाम आता है तो इसने कन्नौज को जीतकर अपनी राजधानी भी बनाया था। इसे हम कन्नौज का वास्तविक संस्थापक भी कहते हैं। बताओ कौन है? वत्सराज नागभट्ट फर्स्ट, नागभट्ट सेकंड एंड मिहिर भोज। पढ़ा रखा है आपको त्रिकोणीय संघर्ष में, मिहिर भोज, सोनिया जी, बेस्ट परफॉर्मेंस आपका। अब देखिए यहां पर मोहम्मद गोरी का नाम आया है, को भारत में सबसे पहले किसने पराजित किया? बहुत कॉमन सा क्वेश्चन है और स्टूडेंट यहां पर लैग कर जाते हैं। क्या इसका आंसर हो सकता है? कोशिश कीजिए। चलो बिल्कुल सही आंसर आ रहा है, भीम सेकंड। देखिए भीमसेन, पृथ्वीराज चौहान ने भी पराजित किया था 1191, लेकिन सबसे पहले इसने पराजित किया ये गुजरात में जो चालुक्य शासक है, चालुक्य, गुजरात के चालुक्यों को सोलंकी भी कहते हैं, सोलंकी शासक भीम सेकंड है। इसकी जगह एक नाम मूलराज सेकंड भी आता है इसका। और 1178 ईस्वी में गोरी को ताशहद के मैदान में करारी हार दी थी, है ना। अब आगे की ओर बढ़ते हुए, चलो बहुत इजी सा क्वेश्चन मैंने दिया है, क्या इसका आंसर हो सकता है? ए, बिल्कुल सही आंसर दे रहे हैं। ये कहाँ का है? देवगिरी का। मलिक काफूर इसका आंसर नहीं है, मलिक काफूर ने तो इसे जीता था। प्रताप रुद्रदेव सेकंड, ये भी इसका आंसर नहीं है, ये वारंगल का शासक था। राणा रतन सिंह भी इसका आंसर नहीं है। ये जो चित्तौड़, मेवाड़, जिसकी राजधानी चित्तौड़, वहां का शासक था। किस सुल्तान के दरबार में सबसे अधिक गुलाम थे? 27 का डी, पहले ही आपने आंसर लगा दिया है, फिरोज तुगलक। चूंकि ये दासों का शौकीन था
और दासों की देखरेख के लिए इसने दीवान ए बंदगान विभाग भी बनाया था। दीवान ए बंदगान एक विभाग भी बनाया था। अब आगे की ओर चलते हैं। देखो क्या शानदार क्वेश्चन है, बिल्कुल सब क्वेश्चन आपको पढ़ा रखे हैं। बताओ, विजारत का चरमोत्कर्ष किसके समय हुआ था? देखिए, इल्तुतमिश के बाद रुकनुद्दीन फिरोज शाह, फिर रजिया आती है, फिर बैरम शाह। उसने एक पद बनाया था नायब ए मामलिकात का। सुल्तान का प्रतिनिधि होता था, उसके हाथ में बहुत शक्ति थी, लेकिन उस पद को जो समाप्त किया था, बदनाम हो चुका था वो पद, वो तुगलकों ने किया था। वो तुगलकों ने किया था और उसके अधिकार वजीर में आ गए। वजीर दीवाने विजारत का जो अध्यक्ष होता था, तो उस समय वजीर की ताकत बढ़ी, तो तुगलक थे वो। लोक निर्माण विभाग की बात कर रहे हैं 29 में। देखिए क्या इजी सा क्वेश्चन था। देखिए, लोक निर्माण विभाग फिरोज तुगलक ने बनाया है, और मुगलों की बात करते हैं तो शाहजहां ने बनाया। इसने लोक निर्माण विभाग यानी पीडब्ल्यूडी विभाग बनाया, पीडब्ल्यूडी, और 5 नगर बसाए थे, हिसार, जौनपुर, फिरोजाबाद, फिरोजपुर और फतेहाबाद। पढ़ा रखा है आप लोगों को। 40 क्वेश्चन है पेपर में। दिल्ली का कौन सा सुल्तान अशोक के स्तंभों को दिल्ली लाया था? एक तो जहांगीर लाया है इलाहाबाद कौशाम्बी को, लेकिन वो तो दिल्ली सल्तनत का है ही नहीं। अब इनमें कौन हो सकता है? क्वेश्चन नंबर 30। हर सेक्शन को टच करने का प्रयास किया गया है। बिल्कुल गजब परफॉर्मेंस फिरोज तुगलक। फिरोज तुगलक लाया, और ये 2 लाया था। एक का नाम है दिल्ली टोपरा, दिल्ली टोपरा, दिल्ली टोपरा जो सहारनपुर में था, इसे दिल्ली लाया। और एक लाया था दिल्ली मेरठ, दिल्ली मेरठ, ये मेरठ में था, और इसे दिल्ली लाया। ये देखिए, कौन फारसी का प्रथम कवि था जिसने अपनी कविता में भारतीय पर्यावरण को चित्रित किया? पर्यावरण को चित्रित किया, यानी पर्यावरण का भी महत्व होता है। क्वेश्चन नंबर 31। ये क्वेश्चन मैंने नहीं पढ़ाया आपको। क्या इसका आंसर हो सकता है? 31। 30 का फिरोज तुगलक है, 31 का देखिए अमीर खुसरो, जिसे तूतिए हिंद भी कहते हैं, जिसने 7 सुल्तानों का शासन देखा था, लेकिन सबसे ज्यादा समय अलाउद्दीन खिलजी के दरबार में बिताया था। ये निजामुद्दीन औलिया का शिष्य था। निजामुद्दीन औलिया को महबूब ए इलाही यानी ईश्वर का प्रिय भी कहते हैं। तबकात ए नासिरी के लेखक कौन हैं? बिल्कुल सही आंसर दे रहे हैं आप, मिन्हाज-उस-सिराज हैं, मिन्हाज-उस-सिराज, ये इसका आंसर है। और इसने ये पुस्तक NMT नसरुद्दीन महमूद तुगलक, जो तुगलक वंश का अंतिम शासक है, उसे भेंट की थी कि गुलरुखी नाम से कविता कौन लिखता था? बहुत इजी था। ऐसे क्वेश्चन को तो आप बिल्कुल भी छोड़ने वाले नहीं हैं। बिल्कुल, सिकंदर लोदी गुलरुखी नाम से कविता लिखता था। और आपको ये भी जानकारी होगी, इसने संस्कृत के 2 ग्रंथों का फारसी में अनुवाद कराया था। एक फरंगे सिकंदरी, फरंगे जिसका संबंध हेल्थ से है, चिकित्सा से है, और एक लज्जत सिकंदरी जिसका संबंध संगीत और नृत्य से है। आगे बढ़ते हैं। चलो देखिए, बताओ मैंने पढ़ा रखा है नहीं पढ़ा रखा है? बताओ। क्वेश्चन नंबर 34, यानी विजयनगर जो 1336 में मोहम्मद बिन तुगलक के समय स्टेबल हरियर बुक्का ने किया, वो हम्पी के खंडरों पर बसा था। हम्पी, ठीक है, बिल्कुल ठीक बता रहे हैं।
विजयनगर का कौन सा शासक था जिसने चीन में अपना एक डेलीगेशन दूत भेजा था? 35। पहले भी मैंने एक टेस्ट में लिया था ये। 35 का आंसर बुक का फर्स्ट है। सोनिया जी आपका ठीक आ रहा है यहाँ पर, बुक का फर्स्ट। आगे देखिए, फारसी यात्री अब्दुल रज्जाक भारत में किसके दरबार में आया था? क्वेश्चन नंबर 36 36 36 36 का आंसर क्या हो सकता है? अब्दुल रज्जाक। सब पढ़ाए थे मैंने, विजयनगर आने वाले यात्री निकोली कोंटी, अब्दुल रज्जाक, एडोडो बारबोसा, सीजर फ्रेडरिक, नूनिज, डोमिंगो पायस, सब बता रखे हैं। 36 का आंसर देवराय सेकंड है। देवराय सेकंड इसके दरबार में, ये वही देवराय सेकंड है जिसे हम इमाड़ी देवराय, प्रोट देवराय या गजबेटकर यानी हाथियों का शिकारी कहते हैं। 37 क्वेश्चन बहुत ही कंफ्यूजिंग का है। जौनपुर नगर किसकी स्मृति में स्थापित किया गया? यही तो मैं देखना चाहता था, दुर्गा सिंह ने इतनी जल्दी करी। स्मृति का मतलब जौनपुर जो नगर बसाया गया था किसकी याद में बसाया गया था? देखिए, जौनपुर नगर को बसाया तो फिरोज तुगलक ने था, लेकिन ये इसका आंसर नहीं है। बसाया स्मृति में यानी किसकी याद में बसाया? फिरोज शाह से पहले उसका चचेरा भाई मोहम्मद बिन तुगलक शासन करता था, और मोहम्मद बिन तुगलक का नाम क्या है? जोना खां। और जोना खान नाम से क्या बसाया गया? जौनपुर। तो आंसर इसका सी न होकर बी है। 20 का आंसर है 37। 20 का आंसर है। आप देख लीजिए, ऐसे क्वेश्चनों में अक्सर हम कंफ्यूज होते हैं। कोई व्यक्ति किसी व्यक्ति से उसका धर्म, संप्रदाय या जाति ने पूछे, ये स्टेटमेंट किसने दिया था? रामानंद इसका आंसर है। रामानंद का नाम सुना होगा, रामानंद। अगला क्वेश्चन देखिए, आप फिर कंफ्यूज होंगे। किस मुगल शासक ने भारत में ऑटोमन युद्ध पद्धति को अपनाया था? ऑटोमन युद्ध पद्धति। ऑटोमन युद्ध पद्धति शाहजहां आप लोग कह रहे हैं। अच्छा, ऑटोमन 39 पे आ जाइए। 39 पुष्पा जी 39 कॉपरेट कीजिए, लाइव क्लास चल रही है, ये लाइव क्लास चल रही है। हाँ, ठीक आंसर दे रहे हैं दुर्गा सिंह, सी बाबर। देखिए, ऑटोमन युद्ध पद्धति का मतलब एक ऐसा सिस्टम जो ऑटोमेटिक चलता है। तो जो बाबर है, इसने पानीपत का जो पहला युद्ध हुआ था, पहला युद्ध ये 1526 में हुआ, और इसमें तोपों का प्रयोग किया था। तोपों का प्रयोग, जो तोपों का प्रयोग हुआ है उसी को हम ऑटोमन युद्ध पद्धति कहते हैं। देखिए, बाबर के दो तोपची थे, उसमें उस्ताद अली और मुस्तफ़ा खां, पढ़ा रखा है आप लोगों को। अब हम लास्ट क्वेश्चन लेकर चलते हैं। बहुत ही इजी सा क्वेश्चन है। निम्न नामों में से उसे चिन्हित कीजिए जिसका नाम हुमायूं के भाइयों में नहीं था, यानी बाबर के पुत्रों में नहीं था। अब ये भी देखिए, बाबर के कितने पुत्र थे? सोनिया जी बिल्कुल सही, बाबर के 4 पुत्र थे। सबसे बड़ा कौन है? हुमायूं, कामरान, अस्करी और हिंदाल। तो उस्मान उसमें नहीं था, ये इसका आंसर है। तो आज पेपर ही लेना था मुझे, कल आपकी प्रॉपर क्लास चलेगी। अब ये बताइए आपको पेपर कैसा लगा? यदि आपकी कोई क्वेरीज है तो आप मेरे से क्वेश्चन पूछ सकते हैं। आप मेरे से क्वेश्चन पूछ सकते हैं। 1:30 आपकी क्लास रहती है, आपकी राय ले लेता हूं। यदि आप कहें तो हम उस टाइम पे खाली रहता है। 1:30 की जगह अगर 2 बजे कर दें, थोड़ा आप भी रेस्ट कर लीजिए, मैं भी कर लूं। 2 बजे कर दें टाइम।
डेढ़ की जगह अगर 2 बजे, हाँ तो ठीक रेस्पॉन्स आया है। अगर 26 आपके सही हो रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है। ठीक, तो 1:30 बजे क्लास रहती है, 1:30 की जगह 2 बजे कर दें। आपकी क्लास का टाइम 2 बजे कर दें। ओके, थैंक यू।